दोस्तों, आज की फिल्म शुरू होती है एक ऐसी ट्रिप से जहां एडवेंचर के चक्कर में लोग खुद ही मुसीबत बुला लेते हैं। थ्रिल की तलाश में दो कपल राहुल और प्रिया, अर्जुन और मीरा एक घने अनछुए जंगल में छुट्टियां मनाने निकलते हैं। उनके साथ है एक्सपीरियंस्ड गाइड विक्रम, जिसकी फैमिली 3 पीढ़ियों से इसी खतरनाक काम में है। ऊपर से जंगल शांत और खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंदर कई अनजान और रहस्यमयी खतरे छिपे हैं। विक्रम साफ कहता है, बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाल के सालों में इस जंगल से कई लोग गायब हुए हैं। एक कपल जो नो एंट्री एरिया में चला गया था, कुछ लकड़हारे जो पास के इलाके से लापता हो गए। रेस्क्यू टीम को बस इंसानी अवशेष मिले, जिनमें हड्डियों के टुकड़े भी थे। लोगों का मानना था कि यहाँ कोई नरभक्षी जनजाति रहती है। राहुल और अर्जुन इसे बकवास समझते हैं, लेकिन प्रिया को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होती है। विक्रम समझाता है, अगर हम उनकी जमीन और शिकार में दखल नहीं देंगे तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब उस इलाके को सरकार ने प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर रखा है। जैसे जैसे सब लोग अंदर बढ़ते हैं, जंगल और खूबसूरत होता जाता है। माहौल इतना डरावना नहीं लगता जितना बताया गया था। राहुल मस्ती में अर्जुन पर पानी फेंकने लगता है। दोनों कपल्स हंसी मजाक में खो जाते हैं, लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। कई घंटों की कायाकिंग के बाद सब थक जाते हैं। शाम से पहले कैंप लगाना जरूरी है। विक्रम खुद उन्हें सिखाता है कि हैमॉक कैसे बांधते हैं ताकि आराम से सो सके। रात होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। प्रिया घबरा जाती है। विक्रम भी मानता है कि इस जंगल के आधे से ज्यादा जीव ऐसे हैं जिनके बारे में किसी ने सुना तक नहीं। वो नरभक्षी जनजाति की कहानियां सुनाता है। सुनने में सब कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला है, लेकिन प्रिया को लगता है वो बहुत कुछ सीख रही है। दूसरी तरफ अर्जुन मजाक उड़ाता है। फिर से घोस्ट स्टोरी शुरू कर दी। पहली रात बिना किसी घटना के गुजर जाती है, लेकिन सुबह एक कायक गायब है। पता चलता है कि अर्जुन रात में चुपचाप अकेले निकल गया। विक्रम नाराज हो जाता है। अगर वो जनजाति के इलाके में चला गया तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। सब तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। हर सेकंड कीमती है। तेज धारा तक पहुंचने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। मीरा कहती है कि वो पहली बार आया है, वो खतरनाक रैपिड्स पार नहीं करेगा। लेकिन दूसरा रास्ता सीधे जनजाति के इलाके में जाता है, जो और भी रिस्की है। बहस के बाद सब मजबूरी में उसी तरफ बढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें गायब कायक मिल जाती है, फिर लाइफ जैकेट और एक खाली वाटरप्रूफ बैग जिसमें उनके मोबाइल थे। अब सबको समझ आ जाता है कि मामला सीरियस है। विक्रम कायक के पास रुकता है और बाकी 3 लोग अंदर जंगल में उसे खोजने जाते हैं। चारों तरफ अजीब सन्नाटा है। राहुल को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो डर के मारे लकड़ी उठा लेता है। उधर विक्रम को भी पास में हलचल सुनाई देती है। हाथ में चाकू लेकर वो आगे बढ़ता है। वहां उसे कुछ पुतले दिखते हैं जिन पर आधुनिक कपड़े टंगे हैं, साथ में गहने और कीमती सामान। उसे समझ आ जाता है कि ये किसी तरह का जाल है, लेकिन वो नहीं जानता कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। घबराकर वो कायक की तरफ भागता है। जैसे ही निकलने की कोशिश करता है, अचानक हमला होता है और सब खत्म हो जाता है। इधर तीनों को एक गुफा मिलती है। अंदर माहौल बेहद डरावना है। उन्हें अर्जुन मिल जाता है जिंदा। वो हंसते हुए कहता है कि उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अकेले निकल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं कि गाइड अब जिंदा नहीं है। जब चारों वापस लौटते हैं तो कायक खून से सनी मिलती है। पास ही जलती आग और एक बर्तन देखकर वो सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जनजाति सच में मौजूद है। घबराकर वो भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक विशाल सूखा पेड़ उनका रास्ता रोक देता है। पानी कम गहरा है। वो कायक निकालने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक हमला होता है। किसी तरह पत्थर से वार कर वो खुद को बचाते हैं, लेकिन उनकी कायक धारा में बहकर चट्टानों से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब उनके पास न हथियार है, न रास्ता, न दिशा। जंगल में भटकते हुए उन्हें एहसास होता है कि यहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। कंपास नहीं, नेटवर्क नहीं और चारों तरफ अनजाना खतरा। रात फिर से घिराती है। डर अब साफ नजर आने लगता है। फिर भी प्रिया सबको दिलासा देती है, जब तक हम साथ हैं हम सेफ हैं। लेकिन क्या सच में वो सुरक्षित हैं या असली डर अभी बाकी है? घने जंगल में बिना कंपास के रास्ता ढूंढना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। चारों दोस्त पहले ही दिशा भटक चुके थे और अंधेरा होते होते भी उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। डर पहली बार सच में उनके अंदर बैठ गया। आन्या सबको शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसे याद था कि गाइड ने कहा था, जब तक वे लोग चाहें उन्हें जिंदा रखा जाएगा, भूख लगने तक। एक दिन, शायद एक हफ्ता, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल था, रात कैसे कटेगी? फिलहाल सबने जंगली फल खाकर पेट भरा और तय किया कि सुबह होने पर आगे की प्लानिंग करेंगे। जय ने सुझाव दिया कि सब बारी बारी से पहरा देंगे ताकि कोई सोते में सरप्राइज अटैक का शिकार न हो। रात गहराते गहराते माहौल और भारी हो गया। पहले से ही परेशान भोलू मच्छरों से तंग आ चुका था। आसपास सब शांत दिख रहा था, तो वो चुपचाप नदी किनारे चला गया। पूरे शरीर पर कीचड़ मल लिया, लेकिन मच्छर फिर भी नहीं माने। आखिरकार वो पूरा का पूरा कीचड़ में लेट गया, सिर से पैर तक खुद को ढक लिया। इस बार तरीका काम कर गया और थकान में वो वहीं सो गया। कुछ देर बाद उसके पास नंगे पैरों की आहट हुई। एक आदिवासी अंधेरे में किसी को ढूंढ रहा था। किस्मत से कीचड़ में लिपटा शरीर उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन हल्की सी सरसराहट ने उसे जगा दिया। वो धीरे धीरे पीछे से उठने ही वाला था कि तभी हालात पलट गए। अचानक जय बिजली की तरह पीछे से झपटा, लेकिन ताकत में वो मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में बुरी तरह घायल हो गया। उधर भोलू घबराहट में ढलान से लुढ़क गया। सिर पर जोरदार चोट लगी और वो बेहोश हो गया। अंजाम साफ था। जय को घसीटकर आदिवासी अपने ठिकाने ले गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि रिया समझ ही नहीं पाई। उसका साथी
यूं गायब कैसे हो गया। अब 3 लोग बचे थे और हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जैसे ही आन्या को खतरे का अंदेशा हुआ, तीनों भाग खड़े हुए, लेकिन जंगल जैसे उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। घबराहट में भागते भागते रिया अचानक एक छिपे हुए गड्ढे में गिर गई। उसके बाएं हाथ में तेज नुकीली लकड़ी धंस गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। भोलू ने पूरी ताकत से बेलें खींची और वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए आन्या को नीचे उतारा। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर रिया को बाहर निकाला। सौभाग्य से दुश्मनों को भनक नहीं लगी। वे लगातार नदी के किनारे चलते रहे और आखिरकार नीचे की ओर उन्हें एक पुरानी बहती हुई कश्ती दिख गई। पहली बार लगा कि शायद किस्मत पलट रही है, लेकिन जैसे ही वे गहरे पानी में उतरकर निकलने की तैयारी कर रहे थे, भोलू ठिठक गया। आदिवासी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। आन्या ने घबराकर उसे ऊपर आने को कहा, लेकिन उसी पल उसे गाइड की बात याद आई। उन्हें जिंदा रखा जाएगा जब तक भूख न लगे। भोलू ने एक पागल सा फैसला लिया। वो पीछे रह गया ताकि बाकी दोनों को भागने का वक्त मिल सके। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर चुका था। जो छुट्टियां एक खूबसूरत याद बनने वाली थीं, वो एक दर्दनाक हादसे में बदल चुकी थी। काफी देर बाद बहते बहते उन्हें चट्टानों के ऊपर से लोगों की हंसी सुनाई दी। आन्या की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने बेहोश रिया को जगाया। अगर वे किसी तरह ऊपर चढ़ जाएं, तो शायद बचाव मिल सकता है। थके हुए शरीर, जख्मी हाथ और टूटती हिम्मत के बावजूद दोनों ने चढ़ाई शुरू की। हर कदम मौत से दूर जाने जैसा था। आखिरकार एक दूसरे का सहारा लेकर वे पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों को देखा, कई दिनों से जमा डर एक लंबी सांस के साथ बाहर निकल गया। उनका खौफनाक सफर आखिर खत्म हो चुका था।